आज है मेरे साथ में एक यंग और उभरते हुए सितारे। अलग अलग जगह से मोटिवेशन का सोर्स होता है, बट मेरा मोटिवेशन का सोर्स वाज स्कैरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। उस प्ले की रिक्वायरमेंट ये थी कि जिसको ढंग की इंग्लिश बोलनी आती होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उसमें लुक्स का कोई काम ही नहीं था। अच्छा। तो मुझे सबसे पहली बार अपनी लाइफ में अथॉरिटेटिव फील हुआ। तो उस टाइम मैंने जब पहली बार स्टेज चखा तो ये फीलिंग है कि ये तो मैं कर पा रहा हूँ, ये मेरे अंदर से बहुत नेचुरली निकल रहा है। लेकिन मेरे को ये था, मेरे को स्टेज बहुत ऐसा लगता था, जब तक मैं उस 3-4 घंटे स्टेज पे हूँ तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। मैं बहुत अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता था तब। वहाँ पे हम हफ्ते में 3 दिन कॉलेज के बाद गाना गाने जाते थे। 3 घंटा के 300-350 रुपए मिलते थे हमें, और ऐसे हफ्ते के 900 रुपए कुछ बन जाते थे। मैं हमेशा कहता हूँ गुर्बत में कभी आर्ट नहीं पनपता। हाय गाइस, तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनप्लग्ड विद प्रशांत। आज है मेरे साथ में एक यंग और उभरते हुए सितारे जो कि एक म्यूजिशियन है, सॉन्ग राइटर है, सिंगर है और साथ में है एक एविड ट्रैवलर। इनसे बात करके समझ में आता है कि आज की यंग जनरेशन क्या चाहती है और इनके एस्पिरेशंस क्या है। तो आइए चलिए आज हम मुलाकात करते हैं हमारे दोस्त अंशुल सिसोदिया से। हाय अंशुल, हाउ आर यू? All good, sir. How are you? Thank you so doing much good. for inviting me for this lovely podcast. All my pleasure. It is always good to get in connect. यूथ के साथ में बात करके एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिलती है हमको भी, Right. कि देश किस दिशा में जा रहा है। अब देखते हैं पॉडकास्ट किस दिशा में जा रहा है। फैंटास्टिक। सो अंशुल, आप आई थिंक अभी आपने कुछ साल पहले आपका कॉलेज कंप्लीट किया है जी, राइट? और हाउ एक व्यक्ति को कैसे लगता है कि वो म्यूजिक में अपना करियर बनाने जा रहा है और वो उसकी तरफ कैसे बढ़ता है? मतलब टेकिंग योर स्टोरी इन कंसिडरेशन, आपने कैसे सोचा कि यार मुझे म्यूजिक में जाना है और मैं म्यूजिक को ही अपना करियर पाथ बनाऊंगा? सो क्रिएशन ऑफ एन आर्टिस्ट बहुत तरीके से होती है। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। सो फॉर एवरी इंडिविजुअल इट इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत अलग अलग जगह से मोटिवेशन का सोर्स होता है, बट मेरा मोटिवेशन का सोर्स वॉज scarcity and lack of resources to begin with. Okay, that is interesting actually. Not putting it very hard way, but when I was like throughout my academic years in school itself, I have been an average student, never been drawn too much into studies, but of course I was a very average student, scoring decent marks, sometimes not, sometimes decent marks, but I was a decent kid. But I was a very underconfident kid. I was very conscious of my existence and my being in itself within among the group of students in my class and in my school. And I assume ये सिर्फ आपको ही पता था और किसी को नहीं मालूम था। ये बस मुझे ही पता था। Also उस टाइम आप इतने ओपन नहीं होते हो and you shy away from आजकल जैसा माहौल है that बच्चे बहुत ओपन हैं, और वैसा कल्चर भी बिल्ड किया आई थिंक आजकल की स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम ने, जहाँ पे यू कैन ओपनली शेयर थिंग्स अक्रॉस, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं बोल रहा मेरा स्कूल रहा था, बट इट्स जस्ट इट वाज मी हु वाज अ वेरी शाई किड टू बिगिन विथ, वेरी शाई किड, नेवर इन द फोरग्राउंड ऑफ एनीथिंग, ऑलवेज एट द बैक एंड ऑफ द थिंग्स मेजरली। बट पूरी स्कूलिंग में 2 चीजें मेरे साथ बहुत अच्छी हुई। पहली, जब मैं 10वीं कक्षा में आया तब हमारे स्कूल का एक एनुअल फंक्शन था। उस एनुअल फंक्शन में हमें एक इंग्लिश का प्ले करना था। उस प्ले का नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। उसको हमें इनैक्ट करना था। तो उस प्ले की रिक्वायरमेंट ये थी कि जिसको ढंग की इंग्लिश बोलनी आती होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उसमें लुक्स का कोई काम ही नहीं था। अच्छा। पहला ऑडिशन इस बात से था कि आप ये कुछ रोमन इंग्लिश को वो लोग कन्वर्ट करके कुछ नॉर्मल इंग्लिश में स्क्रिप्ट दी गई थी, और आप उसको बोल दीजिए बस। हम आपका नेचुरल एक्सेंट, नेचुरल फ्लेयर देख लेंगे। आपका अगर रेसिटेशन सही है देन गुड टू गो हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने सोचा बोलने में तो क्या ही जाता है, इंग्लिश तो ठीक ठीक ही थी। मतलब मेरे को इंग्लिश जनरली पसंद थी, क्योंकि उसमें बहुत कन्फाइंड चीजों में नहीं लिखना। जैसे इकोनॉमिक्स में भाई आपको जीडीपी निकालनी है तो एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, राइट? इंग्लिश में बहुत सारी स्टोरी मेकिंग थी। नाउ आई लुक बैक एंड रियलाइज कि मुझे किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता था, तो इट वॉज ऑल अराउंड स्टोरी मेकिंग, और जहां पे हमें खुद इमेजिन करके कुछ
एक वर्ल्ड क्रिएट करना हो, वो मेरे से बड़े सही से हो जाता था। ऐसा नहीं बोल रहा 90 मार्क्स आते थे, बट स्टिल बाकी सब्जेक्ट से बेहतर मार्क्स आते थे। तो इंग्लिश वाज, आई थिंक, उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं बोल तो ठीक ही लेता हूँ। तो मैंने बोली एंड दे सेड ठीक है, यू आर सिलेक्टेड। आई वाज लाइक सही है, फन है। फर्स्ट पीरियड भी ऑफ मिल जाता था, 0 पीरियड भी ऑफ मिल जाता था, और लास्ट के 2 पीरियड भी ऑफ मिल जाते थे। तो मेरे तो 2 लेक्चर छूट रहे थे। मेरे स्टडीज से मैं वैसे ही बहुत डिसेंट तरीके से दूर भाग रहा, मतलब दूर भागता तो नहीं था, बट ठीक है, जितनी हो गई ठीक है। तो उसके बाद मतलब पहले कुछ दिन जब हमारा पूरा ग्रुप एक साथ बैठता था, तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते थे, सब अपनी अपनी लाइंस रिहर्स करते थे। वहां पे क्योंकि उस प्ले में जो मेरा कैरेक्टर था वो ड्यूक का था। ड्यूक, उस प्ले में ड्यूक इज जस्ट लाइक अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी ने विलियम शेक्सपियर का वो प्ले पढ़ा है तो दे वुड नो द रेफरेंस। तो मुझे सबसे पहली बार अपनी लाइफ में अथॉरिटेटिव फील हुआ। अरे कूल। और वहां से आई थिंक वो फ्लेयर स्टेज की इग्नाइट। तो उस टाइम मैंने जब पहली बार स्टेज चखा, तो ये फीलिंग है कि ये तो मैं कर पा रहा हूँ, ये मेरे अंदर से बहुत नेचुरली निकल रहा है। तो उस टाइम मैंने जब मेरे को स्टेज, आई थिंक वो लॉन्ग ड्यू था कि एक बार मैंने स्टेज चखा वो, उसके बाद से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ढंग का कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ डिसेंट कर सकता हूँ। अगर कुछ नहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई तो कुछ इसमें तो हाथ पैर मार लूंगा मैं, हाथ पैर तो मार ही लूंगा, कुछ तो आता ही है। उसके बाद ये एक चीज थी जो स्कूल में बहुत अच्छी हुई। इसके बाद हमारा स्पोर्ट्स, ऑफ कोर्स हर स्कूल में स्पोर्ट्स होता है, तो उसमें मैं बहुत एक्टिव था। तो बीट क्रिकेट, हॉकी भी मैं बहुत अच्छा खेल लेता था, और क्रिकेट भी ठीक ठीक खेल लेता था। तो स्पोर्ट्स में ऐसा रहता है कि नॉन जजमेंटल रहता है, ऑल बियॉन्ड इज, मतलब सब आपकी परफॉर्मेंस है, आप जब जो करते हो ऑन द ग्राउंड वो है, उसमें कोई बायसनेस नहीं है, नथिंग लाइक दैट। आपको कोई आपके अपीयरेंस से जज नहीं कर रहा, आपको कोई आपकी इंटेलेक्ट से जज नहीं कर रहा, आपको बस परफॉर्मेंस से जज कर रहा है। तो मेरे लिए वो फेयर फील्ड, मतलब वो फील्ड ऐसी थी कि वो फेयर प्ले था मेरे लिए। तो आई वाज ड्रॉन टुवर्ड्स दीज टू थिंग्स, जिसने मुझे ये तो बता दिया स्कूलिंग लाइफ में कि भाई आप जरूरी नहीं आप सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छे हो, कुछ 2-4 चीजें और भी अगर आप करते हो और ठीक ठीक हो तो कुछ बेहतर हो जाएगा आपकी लाइफ में। राइट। फिर आई वेंट टू अ कॉलेज जिसका भोपाल का ऑफ कोर्स काफी जाना माना कॉलेज है, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी। उसका भी वो फाउंडिंग ईयर था जब मैंने एडमिशन लिया। ओके। हाउ थिंग्स फेल इनटू प्लेस। तो जागरण हैज ऑलवेज, मैं ये हर जगह बोलता हूँ, एंड जागरण लेक सिटी में मैंने जितने साल गुजारे हैं अपनी लाइफ के, दैट हैज बीन लाइक दोज ईयर्स जहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा खुद को एक्सप्लोर किया है, जहाँ मुझे सबसे ज्यादा फ्रीडम मिली है टू डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक। वहां पे मैंने जाके सबसे पहले यही पूछा कि भाई कहीं एक्टिंग क्लब होते हैं, राइट, क्लब्स होते हैं, कमिटीज होती हैं। तो क्योंकि फाउंडिंग ईयर था तो सब कुछ स्टूडेंट्स को ही करना था, तो एक्टिंग तो नहीं कर पाए, बट हमने एडमिशन लिया था आई थिंक अप्रैल में या जून में। तो उससे मिलता जुलता जो भी नेक्स्ट इवेंट होने वाला था 15 अगस्त का होने वाला था, और आप लोगों को बाय डिफॉल्ट उसमें पार्टिसिपेट तो करना ही था, और झंडा वंदन होने वाला था, और गाना गाना था। ये भी सही है, स्टेज पे तो स्टेज है। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये थोड़ी बोल रहा कोई तुमसे जाके एक्टिंग ही करो, कोई तुमसे जाके भाई गाना गा लो, राइट। लेकिन मेरे को ये था, मेरे को स्टेज बहुत ऐसा लगता था, जब तक मैं उस 3-4 घंटे स्टेज पे हूँ तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। मैं बहुत अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता था तब। तो वहां से सर जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से एक बैंड बना हमारा। तो वो पहल थी इस म्यूजिक करियर की। मुझे कोई अंदाजा नहीं था इसमें कि हम कैसे इसको आगे ले जाएंगे। हम कर रहे थे, मतलब हम कॉलेज में तो अच्छा ही लगता है, बढ़िया गिटारिस्ट हमारे दोस्त थे। हम आफ्टर द सेशंस 1-8 घंटा बैठ जाते थे, तो उसमें ये हो जाता था कि कुछ फेवरेट गाने हम सबके जो कॉमन थे वो हम जैम कर लेते थे, जो कॉलेज के इवेंट्स आते थे उसमें परफॉर्म कर लेते थे। बट फिर एक दिन आया कि हमने सोचा कि ठीक है यार, ये मतलब स्किल हम घर पे गाने कब तक खुद को ही, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स ऐसी चीज है वो चार दीवारी में नहीं हो सकती, उसके लिए ऑडियंस चाहिए। ये हमें पता है, बिल्कुल, लेकिन हमें सुनेगा कौन? बिल्कुल, हम कैसे बताएं कि हमें भी सुनो, हम भी अच्छे हैं। ठीक है, मार्केट में ऑफ कोर्स प्लेयर्स तो थे ही, तब भी थे। और परफॉर्मिंग आर्ट्स में बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी वाला भी एंगल रहता है ना, कि ये तो परफॉर्म किए हुए, इनको सुनने जाएंगे। जो फ्रेशर आते हैं तो थोड़ा सा तो हमने अपनी पहली रोजगार म्यूजिक में चालू करी 300 रुपए से। अच्छा। और हम एक कैफे
था जब औरा मॉल के पास, वहाँ पे हम हफ्ते में 3 दिन कॉलेज के बाद गाना गाने जाते थे। 3 घंटा के 300 साढ़े 300 रुपए मिलते थे हमें, और ऐसे हफ्ते के 900 रुपए कुछ बन जाते थे, जिसमें से 30-50 रुपए का पेट्रोल काट लो तो आप ऐसा कुछ। और मेरे पास गाड़ी भी इतनी बहुत अच्छी थी कि वो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, तो वो सुजुकी जीएस में मैं सीटी 100 का मडगार्ड लगा के घूमता था, काम चला रहे तो मैं 1 किलोमीटर पहले गाड़ी रखता था कि कोई ये ना देख ले सिंगर ये इस गाड़ी से उतरा है, तो भैया सुनने जो आने वाले वो ही ना चले जाए वापस। तो ऐसे ऐसे कुछ हम्बल बिगिनिंग्स रहे। 950 रुपए की आपकी मोटिवेशन मनी आपको आती थी। अब पैसा आया पहली बार तो ऐसा लगा यार ऐसा बड़ी अच्छी चीज है यार, आती है तो मतलब एज अ फ्रेशर तो जब आपको कुछ भी मिलता है तो आपको लगता है वाह यार, मतलब आई एम लाइक अब तो निकल पड़ी अपनी। पैसा एक मतलब मैं हमेशा कहता हूँ गुर्बत में कभी आर्ट नहीं पनपता। गुर्बत मतलब दो फ्यू डोंट नो तो इजी शब्दों में फकीरी या स्कैरसिटी, जब तो कुछ चीजें तो सॉर्ट करनी पड़ती है आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो आई थिंक वो मनी जब थोड़ा सा किक इन करने लगा तो हमें लगा यार इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। हमने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, 4 दोस्तों ने मिलके उस पर पहला वीडियो डाला और वो आज 32 मिलियन प्लस व्यूज पे है। फैंटास्टिक। सो इस यूट्यूब चैनल की जो लिंक है वो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप लोग प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को भी। और वहां से हमारा सिलसिला चालू हुआ क्योंकि अब यूट्यूब पे काम चलने लगा। पहले इंस्टा इतना ट्रेंडिंग नहीं था तो यूट्यूब ज्यादा कंज्यूम करते थे लोग, तो तब आई थिंक उस पे गाना चलने लगा। वहां से हमें शोज मिलने लगे अलग अलग जगह के, तो हमने काफी शोज किए ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली करके। और लास्ट ईयर मैंने आफ्टर स्पेंडिंग लाइक गुड 6-7 years in performing showbiz, I have started my journey as an independent musician, independent songwriter and singer. अब इस पे हम आते हैं। सो नाउ इट्स अ फैंटास्टिक जर्नी, और मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा कि अगर पेरेंट्स स्कूल गोइंग बच्चों के पेरेंट्स, स्पेशली अगर मैं क्लास 5 ऑनवर्ड्स की बात करूं, तो जहाँ पे एक बच्चा पहचानने लग जाता है कि उसकी किस तरफ इंक्लिनेशन है, और अगर पेरेंट्स उस बात को बच्चे के साथ साथ पहचान लेते हैं, सो दैट्स एन एड ऑन। और मुझे लगता है कि फिर वो फेस सफ़र नहीं करना पड़ता बच्चे को जो शायद आपने किया कि और एक्चुअली जजमेंट तो स्कूल में होता ही है, एवरी स्टूडेंट इज जजिंग द अनदर वन, राइट, एंड अलॉन्ग विद द टीचर्स। इनफैक्ट जैसे आपने बोला कि आपको अपनी गाड़ी लगानी पड़ती थी, कई पेरेंट्स को अपनी गाड़ी लगानी पड़ती है अंशुल, स्कूल से दूर जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं। मैं तो अपने पेरेंट्स को भी देखा, तो हमारे पास उस टाइम स्कूटी हुआ करती थी और मेरे तो मार्क्स वैसे ही अच्छे नहीं आते थे, तो पेरेंट्स को और इतना अजाब लगता था स्कूल जाना के भाई एक तो ये भी नहीं दिक्कत चल रही है जीवन में, वो भी दिक्कत, ऊपर से लड़के के भी नंबर नहीं आ रहे हैं, हम तो तंग हो गए। ठीक है, कुछ तो बेहतर हो ही जाता है लाइफ में, बेहतर हो ही जाता है। हाँ, आदमी कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। ट्रू। सो नाउ यहाँ तक हम जब आ जाते हैं, आपने विलियम शेक्सपियर, मतलब पहले ही आपने जो परफॉर्मेंस दिया विलियम शेक्सपियर का दिया, तो आई एम श्योर उससे एक राइटिंग अंडरस्टैंडिंग भी मिल गई होगी, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू नो द क्रिएटिविटी ऑन द एंगल ऑफ राइटिंग एंड यू नो मे बी पोइट्री राइटिंग और गद्य और पद्य जिसको हम बोलते हैं। तो वो आपने कब शुरू किया और कब आपको लगा कि हाँ यार ये भी दिस इज समथिंग आई कैन डू? तो सब बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से आप सिंगर हो, तो आपको अपना म्यूज ढूंढना पड़ता है, आपको इंस्पिरेशंस ढूंढनी पड़ती है। वो होती है आप जब ऑब्जर्वेंट होते हो लाइफ में, आप जब उन चीजों को नोटिस करते हो जो कि बहुत कॉमन है, जो आम समाज में बहुत कॉमन है लेकिन कोई नोटिस नहीं करता, वो इतनी कॉमन चीज है, और उससे उठा के आप अपना कंटेंट बनाते हो। तो यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, और आपके दिमाग का दायरा बढ़ाना पड़ता है आपको। इंसान को एक जैसा रख के समझना पड़ता है, एक मैन टू मैन या ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट बढ़ाना पड़ता है। वो ऐसे होता है जब आप दूसरे वर्ल्ड में एंटर करते हो। जैसे अगर मैं भोपाल का हूँ, अगर मैं भोपाल की 10 दोस्तों से मिलता रहूंगा और मैं बचपन से यहीं पैदा हूँ, तो मेरा दायरा उतना ही है। लेकिन आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, आपको और लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत सारी कहानियों को, जो आपकी सोच को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें। मतलब वो आपका एक नेट प्रैक्टिस होता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिंगर हूँ तो सिर्फ मुझे वोकल स्किल पे फोकस करना है। इट्स वेरी रॉन्ग। मतलब जो भी, मतलब रॉन्ग नहीं कहूँगा, सबकी अपनी अप्रोच होती है, बट मैं लेट्स से मैं मुशायरे बहुत सुनता हूँ, तो मेरी ये मेमोरी है सॉरी मेरी ये मेमोरी है कि जब
मैं छोटा था तो मेरे डैड मुझे तब बहुत भोपाल में मुशायरे हुआ करते थे। कैफी आजमी बहुत बड़े शायर हैं यहाँ से, जावेद अख्तर भी बहुत समय रह चुके हैं, गुलजार साहब की भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो भोपाल एक ऐसा शहर है कि बिल्कुल डूबा हुआ है रिच कल्चर आर्ट में, डूबा हुआ है, जिसने उसे प्योरली एक्सप्लोर करा है शुरू से। मतलब जर्दा पर्दा और गर्दा के अलावा शायरी और मुशायरे भी एक ऐसी चीज है जो भोपाल का भोपाल के नाम को रोशन रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इकबाल मैदान करके एक जगह है और उस जगह पे उस टाइम पे इस देश के सबसे बड़े मुशायरे हुआ करते थे और उन मुशायरों में हम जाते थे और राहत इंदौरी साहब को भी सुनते थे और बहुत बड़े बड़े शायर, मुनव्वर राना साहब हो गए, बहुत डिफरेंट तरीके के शायर, जो बहुत सारे व्यंग शायर होते हैं, हास्य शायर होते हैं, बहुत अलग अलग। हमें कुछ नॉलेज नहीं था, हमें कुछ बहुत ज्यादा समझ तो नहीं आता ऑफ कोर्स एज अ टीनेजर, लेकिन वो जहन में इतना बैठ गया कि और रात भर चाय चलती थी फ्री बिल्कुल कड़ाके की ठंड और चाय चल रही फ्री और आप मुशायरे सुनो। तो हमारी अपब्रिंगिंग में ये मुशायरे विद स्टोरीज। और हमारे पापा घर में पंजाबी फोक म्यूजिक का उनको बड़ा शौक है। तो वो पेन ड्राइव में जब डीवीडी प्लेयर हुआ करते थे, डीवीडीज में ये सब चलते रहते थे। हमें तब इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में ये सब फिट करा हो रहा था अपने आप। वो भी मैं अब देखता हूँ, व्हेन आई लुक बैक, तो ये सारी चीजें भी अब मुझे बहुत हेल्प करती हैं टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। इनफैक्ट जैसे अभी आपने बोला कि ड्यूरिंग स्कूल डेज इंग्लिश की प्रति रुझान था, तो you got that. So there is a saying that English is a language which cannot be taught but can be but could be caught, something like ना, ऐसा कुछ तो भी एक। और इसके साथ में आपकी हिंदी भी उतनी अच्छी है, परिपक्व और परिष्कृत हिंदी, और अभी मैं देख रहा हूँ कि आपकी उर्दू भी डिसेंट है। मतलब इस शहर से जो भी आता है आई थिंक उसकी जबान बहुत साफ रहती है जबान। मतलब उर्दू वो ठीक ठीक बोल लेता, अगर पढ़ा नहीं भी होता। वैसे मेरे स्कूल में ऑप्शनल सब्जेक्ट था उर्दू, मैंने बेवकूफ़ी करी नहीं लगे अगर ले लो तो मेरे को आज बहुत सॉन्ग राइटिंग में और ट्रिपल हेल्प होती। बट हाँ, मतलब जो भी इस शहर से वो इस शहर का मिजाज समझता है तो वो ठीक ठीक रिलेट कर लेता। तलफ्फुज़ फैंटास्टिक। तो अंशुल, नाउ कमिंग टू, जब आपने ये अपना ये जर्नी जो है राइटिंग तक की कंप्लीट कर ली, और अभी आपके कुछ सिंगल्स भी रिलीज हुए हैं स्पॉटिफाई पे, राइट, एंड विच आर वेरी मच अप्रिशिएटेड। मैं तो उसको अभी बीच में अपना कॉलर ट्यून भी लगाने का ट्राई किया था जी। सो बहुत अच्छे हैं, और आपका मैंने उस समय आपकी सिंगिंग भी सुनी फिर, राइट जी। तो जब अब आपने ये जो सिंगिंग है ये खुद ही सीखी है इवेंचुअली ड्यूरिंग दिस जर्नी, राइट, अगर हम बोलें कि हमारे यूथ अगर पता करना चाहें कि कैसे एक व्यक्ति सिंगर बन सकता है, आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसकी नहीं ली है, जिसमें हम कान पे हाथ लगा के बोलते हैं कि उस्ताद जी से हमने सीखा है, तो आपका उस्ताद कौन है, कैसे आपने सीखा, आपके लर्निंग का प्रोसेस क्या था, और वो जो वोकल की प्रैक्टिस है और ये जो है ये कहाँ से आपने सोर्स किया, कैसे उसको आपने निखारा और उसको शार्प किया? तो ये सब मैंने करके करा है सर। तो स्टेज पे मैंने सब सीखा है। Okay. सारी चीज़ें मैंने स्टेज पे परफॉर्म करके, गलतियां करके, घबरा कर, नर्वस, एंग्शियस होके, शो खराब भी हुए हैं कई बार, शो बहुत अच्छे भी हैं, ये सब इनिशियल ईयर में चलता रहता है। आप मतलब ऑफ कोर्स क्लासिकल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, लाइक दे आर इमेंसली टैलेंटेड एंड ऑफ कोर्स ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम फॉर ट्रेनिंग सो हार्ड। ऑफ कोर्स मैंने भी 1 साल की बेसिक क्लासिकल ट्रेनिंग ली है, जहाँ पे आई नो, ऐसा नहीं है मैं अनअवेयर हूँ बहुत चीज़ों से, आई नो अ फ्यू थिंग्स, बट मेरे लिए म्यूजिक इज एंटरटेनिंग द ऑडियंस। सो व्हेन समवन पेज मी, एम आई गिविंग द राइट amount of entertainment to them so that they go home and discuss about me for at least 30 minutes. यार आज क्या परफॉर्मेंस था यार, मतलब थक गए हम तो नाच के, और मेरे लिए वो ड्राइविंग फैक्टर है। ऑफ कोर्स क्लासिकल बैकग्राउंड से जितने भी लोग आते हैं वो ऑफ कोर्स मुझसे बेहतर ही होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे, बट मेरा जो मेरे लिए वर्क करता है वो मैंने कुछ थोड़ा फिगर आउट करके रखा है कि क्या मुझे वर्कआउट करता है यूजुअली स्टेज पे। सो
वो है एक तो चीज। अभी आप कोई रेगुलर रियाज करते हैं? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स वोकल एक्सरसाइजेस तो होती हैं। Okay. सो आप एवरी डे फॉर, अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो 20-25 मिनट तो यू कैन इजीली गिव। तो कुछ 8-10 वोकल एक्सरसाइजेज होती हैं, वो कर सकते हैं आप। फ्रॉम रेंज एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आप ऊपर के सुर से जाके एकदम बेस नोट्स तक कुछ कुछ होती हैं, वो कर सकते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है इसमें। ऑफ कोर्स 10-5 मिनट अगर आप उसमें करें तो। ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं तो फिर आप उसका भी रियाज कर सकते हैं। तो आपको टाइम बैलेंस करना पड़ता है। कुछ लोग शोज से पहले कुछ 10-15 मिनट का एक वोकल वार्म अप होता है, वो कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग से पहले भी एक वोकल वार्म अप होता है, वो कर लेते हैं। तो इतना आप फिगर आउट कर लेते हो ना, तो फिर आप पूरी जर्नी में सीखते सब कर लेते पार लग जाते हैं। अंशुल, अब आप यहाँ से कहाँ देखते हैं कि अब आपकी जर्नी यहाँ तक आप लेकर के आए, आपने बहुत मेहनत की एंड यू हैव इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो अब यहाँ से कहाँ देख रहे हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो व्हाट इज द वे टू गो? सो सर, अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इंडिपेंडेंट अपनी सॉन्ग राइटिंग और म्यूजिक बनाना कोशिश किया, तो मैं अभी there's a certain kind of sound which I want to explore, जो मुझसे रिजेंबल करता है, जो मेरी कॉलिंग है। मैं वैसे टाइप के साउंड्स एंड उसी टाइप के लिरिक्स यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, उसको कोशिश कर रहा हूँ म्यूजिकल वे में एक गाने के रूप में ढालने की। तो अभी कुछ गाने इन द प्रोसेस है जो आने वाले हैं। 2 गाने निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, उन पे कुछ अक्रॉस 50-60 हज़ार स्ट्रीम्स होंगी। इन गाने की कुछ डिटेल्स? जी, तो दस्तक और ख्वाबिदा 2 मेरे गाने हैं। एंड आप अगर स्पॉटिफाई पे है तो आपको ईजिली आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको वो गाने मिल जाएंगे। श्योर, तो उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। दस्तक और ख्वाबिदा जो अंशुल के 2 गाने हैं स्पॉटिफाई पे, और इसी पे कुछ और भी गाने आने वाले हैं आपके, तो आपको उसके लिए बेस्ट विशेस। अंशुल, व्हाट इज़ योर सजेशन टू द यूथ जो अभी भी अपनी कॉलिंग ढूंढ रही है और शायद कंफ्यूज्ड है, इफ नॉट म्यूजिक? क्योंकि सही कई बार एक फॉल्स अलार्म भी होता है definitely. कि यार ये तो हम कर सकते हैं, बट बाद में समझ आता है कि नहीं यार, मतलब क्रिकेटर तो हम सचिन को देख के बनना चाह रहे थे, पर वो बन सकता था, हम नहीं बन सकते थे। तो कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो यूथ जो कंफ्यूज्ड है उसको वो सही ट्रैक पे कैसे आए? आई थिंक सबसे पहली बात तो आपका ऑर्गेनिक इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपको खेलना कूदना अच्छा लगता है, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, XYZ आपको जो पसंद है, उसको छोड़िए मत। साल दर साल उसको एक नॉच अप ले जाइए, तो वो आपको एक सर्टन पीरियड के बाद वापस देने लगता है। राइट। तो अगर कोई भी पैशन आपने बिल्ड किया है तो उस पैशन पे रहिए। थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब उसको कंटिन्यूसली करना, लेकिन अगर आप पैशन का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो वो भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। तो ये फिगर आउट करने का बेस्ट तरीका है मैं किस चीज में अच्छा हूँ, उसको निरंतर करते रहना। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी फॉर श्योर। तो अगर आपको लगता है आप एवरेज भी, मैं कह रहा हूँ आप सबसे किसी भी काम में, अगर आप खाना बिल्कुल खराब भी बनाते हैं लेकिन अगर आप रोज बनाएंगे तो आप महीने भर बाद एक तो बहुत बढ़िया चीज कुछ बना लेंगे। तो वैसे ही लाइफ में हर चीज के साथ है, तो आप अगर एक बहुत बार निरंतर करते रहेंगे चीजों को तो आई थिंक वो फिगर आउट करेंगे। इनफैक्ट देयर इज अ सेइंग कि अगर ऐसा कोई काम है जो आप करते जा रहे हैं लगातार, आपका शरीर थक जा रहा है बट मन खुश है, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात, वही आपकी कॉलिंग है एक्चुअली। अगर वो काम करके आपको रात को थक के सुकून की नींद आती है तो वो आपका काम है, आप वो कर लीजिए जिंदगी भर, और तो आपको लाइफ में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। और 19-20 चीजें रहेंगी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वेरिएबल्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वही कर सकते हैं। पैसा कम ज्यादा या किसी और की लाइफ की पेस ग्रोथ वो कम ज्यादा रहेगी आपसे हमेशा, लेकिन खुश आप रहेंगे, ये इस बात की तो फॉर श्योर एक गारंटी होती है। So I was hearing this discussion from one of कोई इंटेलेक्चुअल थे, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट देन ही सेड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ।
सो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कुड बी यू आर ड्राइविंग अ मर्क और मे बी एक बहुत बंगला आपके पास है आलिशान, और क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि आपके पास नींद है, आपके पास एंग्जाइटी ख़त्म है, आपको एंग्जाइटी नहीं है, आप खुश हैं, और आपके पास वक्त है अपने लोगों को देने के लिए. सो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ. बिल्कुल. आई थिंक हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा ही काम सबसे बड़ा है और हम ही बिल्कुल रॉकेट बना रहे हैं दुनिया में, बिल्कुल हम नहीं करेंगे तो वो काम होगा नहीं. सब कुछ नहीं होता है. सब जो कर रहा है वो उसकी क्षमता से ज़्यादा ही कर रहा है. तो एक तो ग्रेटफुल रहना जो है आपके पास, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है, और सबके काम को बराबर देखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आपका एन्जॉयमेंट अगर मर्सिडीज़ में बैठना हो सकता है, तो किसी का एन्जॉयमेंट सिर्फ घर आके धूप सेकना भी हो सकता है. किसी का एन्जॉयमेंट रास्ते से बेसन ला के शाम को पकोड़े खा के सोना भी हो सकता है. बिल्कुल. जितना उसकी कैपेसिटी में, अगर आपके लिए ये सही है तो उसके लिए भी वो सही है. वो जिसमें कंटेंट फील कर रहे हैं, आपके बैरोमीटर की लाइफ के हिसाब से किसी का अच्छा बुरा नहीं चलेगा. आपको कंटेंट महसूस करना है तो एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर पीपल. राइट. तो अंशुल, आप नाउ सिंस यू आर इनटू द इंडस्ट्री, आपके कौन फेवरेट म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं? राइट. तो ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह तो है ही लेजेंडरी आर्टिस्ट. सोनू निगम इज अनदर वन हु आई लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, एंड इतने सालों तक जो उन्होंने अभी तक बरकरार रखा है उनका चार्म और उनकी परफॉर्मेंस, और थकते नहीं है. मतलब वो ऑन स्टेज भी उनका लाजवाब काम है. ऑरा रहता है उनका. ऑरा है एक. और शान मुझे बहुत पसंद है. और फोक म्यूजिक में सतिंदर सरताज करके एक पंजाबी सिंगर है, बहुत पसंद है मुझे. दिलजीत दोसांझ, अगेन अ वेरी वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी इन इटसेल्फ. ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट सिंगर सॉन्ग राइटर्स में अभी जो जिस टाइप का काम मैं अभी कर रहा हूँ और उस टाइप में अभी हैं, तो उसमें मुझे हिप हॉप आर्टिस्ट बहुत पसंद आते हैं. तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है बहुत रिलेटेबल बातें लिखते हैं. ऑल्दो मेरा जॉनरा नहीं है, बट सुनना बहुत पसंद है मुझे. तो तला अंजुम फ्रॉम पाकिस्तान, एंड यहाँ से रफ्तार, कृष्णा, बहुत सारे. तला अंजुम का वो एक गाना था ना, ट्रेन आती है आंधी है, समथिंग. हाँ, वो कुछ एक गाना है. मतलब गानों के नाम तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते, तो मैं तो 250 गाने याद करके भी लिरिक्स सामने रख के ही गाता हूँ अपने शोज में. बट हाँ, ये तला अंजुम इज वन राइटर. मतलब उसकी सॉन्ग राइटिंग बहुत अमेजिंग है. एक कुछ समय से एक बहुत मशहूर नाम हो गया है इसमें, राहगीर जी. उस पे वो किस टाइप की सिंगिंग है? वो किसी जॉनर में आती है या एक अलग टाइप का कुछ नया स्थापित हुआ है? राहगीर एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी आम लाइक जो जनरल बातें होती है, जो जनरल स्ट्रगल्स होती हैं हमारी डेली लाइफ की, काम से हो, प्यार में हो, जो भी रोजमर्रा में हम डील करते हैं जिन भी बातों से, उसको वो एक बड़े अच्छे से गाने के रूप में पिरो के आपको परोस देता है. वो आपको रिलेटेबल लगता है और बढ़िया. एक गिटार पे आप उसको अच्छा म्यूजिक अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं, और सॉन्ग राइटिंग है वो बढ़िया. अच्छा, ये अब राहगीर से हम चलते हैं ज़रा थोड़ा हनी सिंह की तरफ. जी. क्या लगता है आपको कि कोई सिंगर या आर्टिस्ट को कोई एडिक्शन की ज़रूरत होती है म्यूज़िक के लिए? मतलब ऑफ लेट वी हैव सीन मेनी सिंगर्स, नॉट इन इंडिया ऑल्सो, बाहर भी हमने देखा कि ये ट्रैप हो जाते हैं किसी न किसी नशे में, या मे बी ये अल्कोहल हो या ड्रग्स हो, इसमें आ जाते हैं. और एंड मतलब आई थिंक द फेमस सिंगर, द बॉयफ्रेंड ऑफ सेलेना गोमेज, हु वाज ही? ओके. हाँ, जस्टिन बीबर. तो जस्टिन बीबर भी ने भी एक ब्रेक लिया टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट? हनी सिंह का तो एक डॉक्यूमेंट्री भी आ गई नेटफ्लिक्स पे, पूरा कि भाई घुस गए थे इसके अंदर, वापस जैसे तैसे लौटे. तो ये मतलब कोई ये कोई प्रोफेशन ही ऐसा है कि इसमें कुछ ना कुछ मतलब इस रास्ते पे चले जाते हैं? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो. ये इंडिविजुअल ही होगा मेरे ख्याल से ना. आपकी इंडिविजुअल कॉलिंग है. मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपील करती हैं, मतलब बहुत सारे हाइज होते हैं व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू आर इन दैट सेटअप. ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन मिलता है आपको, रोज आप हज़ारों की जनता एंटरटेन कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग मोटिवेशन फैक्टर है. तो बहुत लोग के लिए वो एक राह होती है जिससे उनको लगता है वो
स्टेज पे बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं या उनको कुछ मोटिवेशन मिलती है। बट मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे लिए तो पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब किसी भी तरीके का नशा, ये किसी भी तरीके का, बीट अल्कोहल, बीट ड्रग्स, बीट एनीथिंग एल्स, इससे क्रिएटिविटी का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक, है ना? ऐसा नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। हाँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे लिए तो कभी वर्क नहीं करेगा ये, ना करता है कभी। हाँ, नहीं मतलब इवन क्योंकि अब वो तो ऐसी चीज है कि अनटिल आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उसको मे भी शायद नहीं पता कर पाएंगे। बट ये कोई लॉजिक नहीं है कि आपको क्रिएटिविटी के लिए इस तरह पे जाना पड़े। मुझे नहीं लगता। आप अगर आप अपने फुल सेंसेस में होते हो, आई थिंक मेरे लिए वो ऐसा वर्क करता है। व्हेन आई एम more conscious about myself and in full senses and observant about things, then I will be performing better rather than being in control में है ना, control में चीजें। तो मुझे अच्छा लगता है वो कंट्रोल मेरे हाथ में है तब तक। तो yeah, that's how people operate. Fantastic. अच्छा, कुछ थोड़ा सा म्यूजिक पे और सवाल कि अगर कोई आर्टिस्ट, जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हनी सिंह और मे बी डिफरेंट आर्टिस्ट ऑल्सो, कि ये यूट्यूब पे डालते हैं अपने गाने, ठीक है, तो ये इनका जो अर्निंग कर्व है, ये इनका जो पैसा आ रहा है इनके पास, वो किस तरीके से आता है? तो अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो वो जब अपने हाईएस्ट इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो उस समय वो पैसा कैसे कमा रहा होगा? सबसे पहले तो लाइव शोज सबसे बड़ा एक होता है जब आपके गाने किसी लेबल में जाते हैं। लेट्स से टी सीरीज आपका गाना पिक करता है, सोनी आपका गाना पिक करता है, तो वो लेबल जितने बड़े उनकी ऑडियंस होती है। उस गाने के भले ही आपको कितने की भी डील हुई हो, आपकी कितने में भी आप साइन हुए हो, भले ही कम ज़्यादा में, लेकिन उससे जो आपको लाइव शोज का एक्सपोजर मिलता है, उससे मेजरली आपकी इनकम ड्राइव होती है। फिर इसके बाद जब अपने आप गाना हिट हो जाता है और बहुत सारी जगह चलने लगता है, तो उसकी स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज आती हैं। जहाँ भी वो बजेगा आपको उसका एक फेयर शेयर मिलेगा। और भी 2-3 चीज़ें होती हैं जहाँ से आर्टिस्ट अलग अलग अपना कमा सकता है, एंड ही कैन मेक अ गुड लिविंग आउट ऑफ थिंग्स। वेडिंग गिग्स होती हैं, कॉर्पोरेट गिग्स होती हैं, डिफरेंट जॉनर ऑफ गिग्स होती हैं ऑफ कोर्स। मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस पे ज़्यादा, मेजरली लाइव परफॉर्मेंस का शेयर हाई रहता है हमेशा इन द इनकम ऑफ अ सिंगर और एन आर्टिस्ट। तो जैसे कोई प्लेबैक सिंगर है, वो अगर गा रहा है किसी मूवी के लिए या किसी वेब सीरीज के लिए में भी, तो उसको कम क्यों मिलता है? उसको कम इसलिए मिलता है सर क्योंकि उससे जो वो फेम जनरेट करता है, उससे उसको लाइव शोज मिलते हैं जो कि उसके 10x 100x कॉम्पनसेट करते हैं उसे। पर वो तो उसके खुद के टैलेंट पे हुआ ना। हाँ, मतलब तो उसको कम कर दिया प्रोड्यूसर ने। हाँ, ये बोले कि तुमको तो ये मिलेगा ही, तो वो तो बाय डिफॉल्ट मिलना ही था। करेक्ट तो, नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं, क्योंकि अगर लेट्स से आप किसी रैंडम लेवल में आपका गाना है, आप खुद रिलीज कर रहे हैं, तो आपके पास ऑडियंस नहीं है जो आपका गाना चला देगी। उनके पास ऑडियंस है। अगर 250 मिलियन लोगों तक आपका गाना पहले ही दिन पहुंचता है, तो फिर आप उस एक्सपोजर की कंपैरिजन आपके खुद प्रमोशन से नहीं कर सकते। वो एक बड़ा फैक्टर होता है। ग्रेट ओके। और ऐसा क्या है म्यूजिक में जो किसी को नहीं करना चाहिए? वन शुड अवॉइड दोज थिंग्स। तो ये डूज एंड डोंट्स थोड़ा सा एक बार, आई थिंक थोड़ा हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी, जनरली भी किसी को भी, बट म्यूजिक में इसलिए क्योंकि यूजुअली जब आप गिग्स करते हैं, आप ट्रैवल बहुत कर रहे होते हैं, आप लेट नाइट शोज खत्म करते हैं 2-3 बज जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्लीप, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अच्छा खाएं आप, न्यूट्रिशियस खाएं, वो ओबीज ना हो, या लेट्स से आपका फिटनेस बहुत स्टैंडर्ड टॉप नॉच, जितना आप कर सकते हैं अपनी क्षमता में उतना करें। ट्रैवल बहुत रहेगा, आप बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं जितना भी, मतलब जितना भी आपसे बनता है करें। मेडिटेशन करें ताकि माइंड एट पीस रहे, वो भी बहुत ज़रूरी है। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि हमेशा आप शोर में रहेंगे तो आप अपनी वॉइस खो देंगे। तो आपको अपने साथ 1-2 घंटा रोज बिताना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप 1-to-1 आपके साथ हैं। तो एक शांत स्पेस में खुद के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लोग आपको सराउंड करते हैं, जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री में लोग हैं, आई थिंक वो एग्री भी करेंगे। तो जो फैमिलीज होती हैं, आई थिंक उनको अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरीके की काम से रिलेटेड बात करना, क्योंकि आई थिंक जब कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो ड्रॉ करता हो, चाहे वो पोएट्री करता हो, वो एक परफॉर्मिंग आर्ट करके घर आता है, तो उसको एकदम डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए वहां से, फिर रिज्यूम करेंगे अगले दिन। वंस एट होम बी एट पीस। कोई उस काम की बात नहीं होनी चाहिए फिर, आई थिंक। ओके। सो यार अंशुल, आप एक एविड ट्रैवलर भी हो जी। ये मैं बहुत आपके इंस्टाग्राम पे सब देखता रहता हूँ, कभी यहाँ कभी बस के ऊपर चढ़ के आप घूम रहे होते हो। एक तो भाई इतना टाइम कैसे मिल जाता है,
और दूसरा कैसे, मतलब सी इट्स अ जेलिसी फैक्टर टेक्निकली, हम तो नहीं घूम पा रहे हैं, जी ठीक है, तो लेकिन हाउ डू यू थिंक दैट बीइंग अ ट्रैवलर, उससे मतलब क्या किक मिलता है किसी को या आपको स्पेशली? तो मैंने ट्रैवलिंग चालू करी थी 2021-22 से, पहली बार जब मैं खुद से, तो मैं सोलो ट्रिप ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा क्या 99% करता हूँ अभी तक जितनी अकेले निकल पड़ते हो झोला लेके? जी। तो, मतलब मेरे साथ ट्रैवल करना थोड़ा ऑपरेशनली टफ है लोगों ये मैंने भी फिगर आउट किया 1-2 बार में क्योंकि मैं सर ऐसा ट्रैवलर हूँ ना, मुझे जगह के बारे में रिसर्च करके जाना और उससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उससे सब मैं कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता। तो मैं ऐसे टाइप का ट्रैवलर हूँ। प्लस मुझे ट्रैवल करना क्यों पसंद है, क्योंकि मैं हर मतलब वहाँ जब भी कहीं भी जाता हूँ मैं तो नए लोगों से मिलता हूँ, और नए लोगों से जब आप मिलते हो तो आपको, जब आप एक कन्फाइंड जोन में होते हो तब आपको लगता है कि यार हमारी तकलीफ सबसे बड़ा है, हम ही सबसे दर्द पीड़ा में हैं, लेकिन आप जब बाहर निकलते हो आप लोगों को देखते हो वो कितनी ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हैं, कितना कुछ करके आ चुके हैं जहाँ आप तो 1% भी नहीं कर रहे हो उसका, तब भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव मिलते हैं। नए लोगों से मिलता हूँ तो कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। आई थिंक पहाड़ मुझे बहुत पसंद है, तो पहाड़ बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहता है कि आप भाई इसके ऊपर आप रहना तो नीचे ही पड़ेगा हमारे, रहना तो नीचे ही पड़ेगा, और बहुत अलग अलग जगह का एक अलग अलग स्वाद रहता है, शहर का एक अलग वाइब रहती है, तो मुझे लोगों से बहुत प्यार है, और जब तक वो है मेरे अंदर तो मैं कनेक्ट करता रहता हूँ बहुत सारे लोगों से, रैंडम लोगों से मैं पूछ लेता हूँ, उनसे हेल्प ले लेता हूँ, कर भी देते हैं लोग, अच्छे भी मिल जाते हैं, मेरे को तो अच्छे ही मिले हैं अभी तक। तो एंड दैट मेक्स मेमोरीज आल्सो, बहुत अच्छी मेमोरीज फॉर अ लाइफ टाइम, ऑफ कोर्स स्टोरीज बन जाती हैं आपकी क्रिएटिविटी में भी वो बूस्टर का काम करती हैं। मेरे को लगता है मैंने बहुत लेट चालू किया और मुझे जल्दी चालू करना चाहिए था ट्रैवल करना, क्योंकि ट्रैवल जितना आपको सिखाता है वो ना कोई किताब सिखा सकती है ना कोई दूसरी चीज सिखा सकती है, एक्सपीरियंस जो सिखाता है, और खास करके इंडिया में ट्रैवल करना, लो बजट में बढ़िया आप ट्रैवल करें, नॉर्मल स्लीपर में जाएं, जनरल में जाएं, वहां है रियल दुनिया, वो है असली दुनिया का, असली दुनिया वहां है। वहां जो आपको कॉन्वर्सेशंस होती हैं उन चीजों से आपको पता चलेगा कि लाइफ का स्वाद क्या है, क्या होती है लाइफ, वो आपको पता चलेगा। बिल्कुल। अभी रिसेंटली आई थिंक तो डिस्कशन मेरा हो रहा था इनसे अभी थोड़ी देर पहले, तो आपने काफी समय जी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे बिताया जी जी। वहाँ क्या देख रहे थे? वहाँ तो दिन भर 24 घंटा जो है वो बिल्कुल श्मशान है वो। आई थिंक बनारस बहुत अनोखा शहर है एक तो अपने आप में, और उनके लोग भोकाल लोग हैं वहाँ के, भोकाल लोग हैं। और मैं तो गया ही था, बहुत सारी स्टोरीज काशी की बनारस की हम सुन ही चुके हैं, शिव जी की त्रिशूल पे वो शहर है, और वहाँ पे गंगा आई तो मोक्ष वाहिनी बन गई, तो मैंने पूरा बनारस घूमा, बढ़िया खाना खाया, अच्छे अच्छे लोगों से मिला, एक स्पिरिट है बनारस की जो आपको ले जाती है अपने साथ, गलियों में 200-200 साल पुरानी दुकानों में, अलग दुनिया है, अलग दुनिया है, मतलब वो खा रहे हैं पी रहे हैं, मतलब कुछ चिंता नहीं है लोगों की वहाँ, आराम से रहते हैं वहाँ लोग, बढ़िया अपनी एक पेस है उनकी लाइफ में, उस पेस से चलते हैं, सुकून से जीते हैं, खाते हैं पीते हैं, पान खाते हैं शाम को जब दिन खत्म होता है। और मणिकर्णिका घाट पे जब मैं पहुंचा था स्पेसिफिकली, तो मुझे देखना था कि जीवन का अंत कैसे, कहाँ, किस तरीके से होता है जनरली, तो वो मैं मतलब डेथ मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, बट वहाँ पे आप जाओगे जब, तो वहाँ पे लेट्स से मैं 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए वहाँ पे था, तो मेरे सामने से 8 डेड बॉडीज गई थी, उस टाइम रश भी बहुत था तो वहाँ जाके पता चलता है कि आप सिर्फ राख ही हो, और जितना भी आप जो भी अकम्प्लिश कर लोगे वो सब यहीं छूटेगा, और खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ ही जाना है। हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, ग्राउंडेड, आई थिंक वो एक्सपीरियंस मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखेगा। वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैंने बहुत, आई थिंक उनमें से किसी की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे वो, और बस मिट्टी के ढेर हैं हम, और मिट्टी से निकले, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। बिल्कुल।
तो वो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगा, तो मैं वहाँ बैठा, मैंने लाइफ को थोड़ा कॉम्प्रिहेंड किया, कुछ सीखा। सो फैंटास्टिक अंशुल, टॉकिंग टू यू। बहुत थैंक यू सो मच सर। इंफॉर्मेटिव बात थी और बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई बात आपने बोली। मैं अभी वही सोच रहा था कि इस पॉडकास्ट को सिर्फ यूथ को ये देख के नहीं समझना चाहिए कि भाई ऐसा हमको करना है। ये बेसिकली पेरेंट्स को भी समझने वाली बात है कि अगर कोई बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या मे बी जूझ रहे हैं, और शायद सिर्फ आप नहीं, कई ऐसे बच्चे होंगे, मेरे ख्याल से 50% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ गोइंग टू स्कूल्स मे बी सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, और वो बता नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो जज किए जाएंगे वाले फियर के साथ में। तो पेरेंट्स से भी मेरी अपील है कि आप अपने बच्चों से खुल के बात करें और पूछें कि वो क्या चाहते हैं और वो कहाँ अपने आप को पा रहे हैं। सो एक मेंटल सपोर्ट अगर आप उनको देंगे तो एक अच्छा भविष्य आप अपने बच्चों का भी बना पाएंगे। आई थिंक पेरेंट्स कि सिखाने से कुछ नहीं होता, पेरेंट्स को करके दिखाना पड़ेगा। जो पेरेंट्स करेंगे, आई थिंक वो बच्चा ज़्यादा जल्दी पिकअप वो पिकअप करेगा, बिकॉज लीडिंग बाय द एग्जाम्पल इज द थियरी। तो थैंक यू अंशुल। नेक्स्ट टाइम हम आपसे बात करेंगे। अंशुल एक बहुत अविड ट्रैवलर होने के साथ साथ अंशुल हैज़ अ डीप इंटरेस्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी। सो मे बी आने वाले समय में कभी हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। और अंशुल का काफ़ी इंटरेस्ट है मेंस स्किन केयर के बारे में भी, तो एक डेडिकेटेड एपिसोड भी हम आगे लेंगे जिसमें कि हम मेन स्किन केयर एंड मेन मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अंशुल, इट वाज फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू। थैंक यू। टेक केयर।